प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, जल्द ही आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ वीडियोस आपके लिए अपलोड करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इसी कड़ी में मैंने आज का जो चैप्टर लिया है वो है साइंस का चैप्टर मोशन। हो सकता है ये किसी बच्चे की क्लास में कोई सा चैप्टर हो, किसी बच्चे की किताब में कोई सा चैप्टर हो, क्योंकि जिन बच्चों के पास नई किताब है उनमें अलग चैप्टर हो सकता है ये, जिन बच्चों के पास पुरानी किताब है उसमें अलग चैप्टर होता है। लेकिन चैप्टर का नाम है मोशन, तो हमें इस बात से मतलब नहीं है कि यह कौन सा चैप्टर है, हमें मोशन को जानना है क्योंकि हमारे पेपर में मोशन ही आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले, जैसा कि नाम आपको पता है, चैप्टर का नाम है मोशन, तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि मोशन क्या होता है। तो बेटा, मोशन को जो हिंदी में कहते हैं, मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। क्या कहते हैं? गति। तो हमें जानना है कि गति क्या होती है। तो देखो लिखा हुआ है गति वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु की स्थिति में होता है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जब हम मान लेते हैं हम खड़े हैं यहाँ पर, मान लेते हैं हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने चलना स्टार्ट कर दिया और हम चलकर यहाँ आ गए, तो हमारी स्थिति में क्या आया? परिवर्तन। यानी कि पहले हम यहाँ पर खड़े थे, अब हम यहाँ से चलकर कहाँ पर आ चुके हैं? यहाँ पर। तो हमारी पहले स्थिति ये थी और अब हमारी नई स्थिति क्या है? ये है। तो हमारी स्थिति में क्या आ गया है? परिवर्तन। तो इस परिवर्तन जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, यानी कि यही बात कह रहा है, गति वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु की स्थिति में होता है जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। यह परिवर्तन समय के साथ होता है और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है? ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ खड़े थे और आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कोई टाइम नहीं लगा। आप कहेंगे सर टाइम तो लगा, चाहे भले ही वो कम रहा हो। तो यानी कि हमने क्या देखा, इसके साथ साथ एक चीज़ और जुड़ गई, टाइम। क्या जुड़ गया? टाइम। यानी कि जब हमारी स्थिति में परिवर्तन होगा तो हमें कुछ समय लगेगा, और इसलिए आप इसमें ग्राफ भी पढ़ते हैं कि समय और वेग का क्या ग्राफ होता है, उनके बारे में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना गति। गति क्या है? जब किसी चीज़ की स्थिति में परिवर्तन होता है समय के साथ, तो वह क्या कहलाती है? गति कहलाती है। अब यहाँ पर हम गति के प्रकार के बारे में जानेंगे कि गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सॉरी बेटा, एक कॉल आ गया था। चलिए आगे चलते हैं। गति के प्रकार। गति के प्रकार, तो गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक, गति के प्रकार। तो गति एक होती है आपकी स्थानांतरीय गति। कौन सी गति? स्थानांतरीय गति। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशनल मोशन। जब कोई एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसे स्थानांतरण गति कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं आप यदि यहाँ पर खड़े थे और आप चलकर यहाँ पर आ गए, तो आप एक स्थान से किसी स्थान पर आ गए, दूसरे स्थान पर आ गए। तो इस प्रकार आपने जो गति करी है उसको कहेंगे स्थानांतरणीय गति, या इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशनल मोशन। दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। कौन सा होता है? रोटेशनल मोशन, यानी कि भ्रमण गति। इसको जान लेते हैं। ये रहा, ये लिखा हुआ है ना, भ्रमण गति। इंग्लिश में कहते हैं रोटेशनल मोशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जब किसी चीज़ का रोटेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे? रोटेशनल। जब कोई वस्तु एक अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे भ्रमण गति कहते। मान लेते हैं ये घड़ी की सुई इस प्रकार घूमती है, नहीं घूमती है ना, तो इसे क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन। तीसरा मोशन होता है बेटा कंपन मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जब एक वस्तु एक स्थान पर आगे पीछे चलती है तो उसे कंपन गति कहते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये इस प्रकार की घड़ी आप देखते हैं। इस प्रकार की घड़ियाँ होती हैं जिनमें एक ऐसा डंडा लगा हुआ होता है और टाइम बजने पर ऐसे इधर उधर जाता है, ऐसे चलता है, नहीं चलता। तो इस प्रकार जो चलता है इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि वही बात लिखी हुई है ना, जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे पीछे चलती है। तो आप देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, इससे आगे नहीं जा रही, तो इसे कहते हैं कंपन गति। अब नेक्स्ट हम जानेंगे इसकी क्वालिटी क्या है, विशेषताएं। क्या जानेंगे? विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या होती हैं उसको पढ़ लेते हैं। गति के सापेक्षिक परिवर्तन है, यानी कि गति के साथ साथ क्या होता है? परिवर्तन होता है, आपने देखा। दूसरा,
गति समय के साथ होती है, यानी कि जब हम चल रहे हैं तो चलने में या मोशन हो रहा है तो मोशन में क्या भी चल रहा है, टाइम भी चल रहा है। जैसे यहाँ थे आप, यहाँ से यहाँ गए तो ये इसमें क्या लगेगा, टाइम भी लगेगा कुछ ना कुछ। और इसकी दिशा तथा मात्रक होता है। आप दो प्रकार की राशियाँ जानते हैं, शायद आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। एक होती है एदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी राशियां जिनमें दिशा नहीं होती अदिश राशियां कहलाती हैं, और ऐसी राशियां जिनमें दिशा होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चली कि जो मोशन है हमारी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मोशन है हमारा वो क्या होता है, हमारा मोशन होता है गति। ये तो हो गया, गति की दिशा और मात्रक होता है, यानी कि इसकी दिशा होती है। जब इसकी दिशा होती है तो हम इसको क्या कहेंगे, फिर हम इसको कहेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे एक सदिश राशि। कैसी राशि, सदिश राशि। अब हम कुछ उदाहरण जान लेते हैं गति के कि आखिर कहाँ, हमें पता तो चले कि कहाँ कहाँ पर गति हो रही है, उसको जान लेते हैं। जैसे एक कार जो सड़क पर चलती है वह गति का उदाहरण है, यानी कि बाइक आप चला रहे हैं, कार आप चला रहे हैं तो वो चल रही है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो गति का एग्जाम्पल है या मोशन का एग्जाम्पल है। एक पेड़ जो हवा में हिलता है वह गति का उदाहरण है। किसी पेड़ का हिलना भी किसका उदाहरण है, गति का। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स इसलिए लिए हैं क्योंकि कई बार बच्चे याद नहीं रख पाते, लेकिन जब हम उनको उनकी डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ाते हैं तो बच्चों को थोड़ा याद रह जाता है। तीसरा है, एक घड़ी की सुई घूमती है, वह गति का उदाहरण है। पहला हमने क्या देखा, बाइक वगैरह चल रही हैं, किसका उदाहरण है, एक गति का। फिर हमने देखा ट्री वगैरह हवा में उड़ हिलते हैं, किसका एग्जाम्पल है, इसका। तीसरा हमने देखा घड़ी, घड़ी यानी कि वॉच, वॉच भी किसका एग्जाम्पल है, मोशन का। तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आराम आराम से समझेंगे, बहुत हमारे पास टाइम है, घबराना नहीं है बिल्कुल आपको, बस एक एक चीज़ को धीरे धीरे समझते हुए चलना है। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आया डिस्टेंस। पहले हमने पढ़ा मोशन, अब हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस। जैसे मान लो हम यहाँ से यहाँ तक चल कर गए थे तो ये तो गति थी, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक कितना चले हैं इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस। जैसे मान लो हो सकता है हम 1 किलोमीटर चले हों, तो ये जो हम 1 किलोमीटर चले हैं इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। तो जान लेते हैं डिस्टेंस क्या होती है। वह दूरी वह सबसे छोटी दूरी है जो किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की जाती है ना, जो यानी कि इस वाले बिंदु से यहाँ तक चलने में जो जगह हम चले, जितना दूर चले वही क्या है, दूरी है। यह स्केलर राशि है। कैसी राशि है, स्केलर राशि है ना, हमने पढ़ी थी ना वेक्टर और स्केलर, यानी कि सदिश और एदिश, उसमें से। और इसका मात्रक मीटर होता है। क्या होता है इसका मात्रक, मीटर। जबकि गति का मात्रक क्या था, गति का भी मात्रक होता है, लेकिन गति का मात्रक यहाँ पर नहीं था, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए अब विस्थापन क्या है, विस्थापन। दूरी और विस्थापन एक ही है, इसको थोड़ा सा एक मैं डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। मान लेते हैं ये आपका स्कूल है और ये आपका होम है। क्या है, होम। आप अगर डायरेक्ट स्कूल से ऐसे जाते हैं या घर से ऐसे स्कूल आते हैं डायरेक्ट, है ना, तो ये एकदम सीधा रास्ता। एक रास्ता आपके घर के लिए ऐसे जाता है, आप पहले ऐसे मुड़ते हैं, ऐसे मुड़ते हैं, ऐसे मुड़ते हैं और फिर ऐसे पहुंचते हैं। 2 रास्ते हैं, है ना। तो आपने क्या देखा, दोनों ही रास्तों में आप अपने घर पहुंचे, या स्कूल से घर आए या घर से स्कूल पहुंचे। लेकिन ये जो छोटा वाला रास्ता है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो बड़ा वाला रास्ता है इसको कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ऐसा क्यों हो रहा है तो दोनों डिस्टेंस ही। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस का ही एक पार्ट है। लेकिन जो सबसे, कोई भी रास्ता है उसको कहेंगे हम डिस्टेंस, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता है, कौन सा रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता है, सबसे छोटे रास्ते को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि दोनों तरीके से हम घर ही पहुंच रहे हैं, यहाँ से भी हम घर पहुंच रहे हैं, ये पहुंच गए, ये पहुंच गए, और हम यहाँ से भी घर पहुंच रहे हैं। लेकिन अंतर दोनों में क्या आ रहा है कि ये छोटा रास्ता है। कैसा रास्ता है, छोटा। और ये वाला कैसा रास्ता है, बड़ा रास्ता है। तो छोटे रास्ते को हम क्या कहते हैं, छोटे रास्ते को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। और जो हमारा बड़ा रास्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दूरी। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है। अब एक ही रास्ता है आपका जाने के लिए, है ना, यही रास्ता है। तो आपका यही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, और यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। देखो ऊपर वाले में, देखो ऊपर वाले में डिस्टेंस क्या है, बड़ी है। नीचे वाले में देखो डिस्टेंस बराबर है। तो हम यहाँ से क्या सीखे, हम यहाँ से सीखे कि जो हमारी दूरी होती है ना, दूरी जो होती है, दूरी वो या तो विस्थापन से बड़ी होती है या विस्थापन के क्या होती है, बराबर। और यहाँ क्या लिख देंगे, विस्थापन।
तो हमने यहाँ से एक फॉर्मूला सीखा कि दूरी या तो बड़ी या बराबर होगी किसके, विस्थापन के। एक बार थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ, आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, हालांकि ये बाद में जब मैं आपको PDF दूंगा तो उसमें बाकी चीज़ें गायब हो जाएंगी, तो इसलिए आप उसको अलग से चाहें तो नोट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया जो दूरी है, क्या है, दूरी या तो बड़ी है या बराबर है किसके, विस्थापन की। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आया, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, तो वही बात है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी थी। विस्थापन क्या है, विस्थापन, तो वही मैंने आपको बताया, वह सबसे छोटी दूरी जो किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की जाती है, जिसमें दिशा भी शामिल होती है। क्या भी शामिल होती है, दिशा। इसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विस्थापन। अब विस्थापन क्या है, विस्थापन एक कैसी राशि है, वेक्टर। आपने जाना जो दूरी थी, दूरी कैसी राशि है, स्केलर राशि है, और विस्थापन कैसी राशि है, वेक्टर राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। दोनों का ही मात्रक क्या है, मीटर है। चलिए अब इनमें मेन अंतर क्या है उसको जान लेते हैं कि आखिर दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। थोड़ा साफ नहीं आ पा रहा है, चलो। दूरी में दिशा का कोई महत्व नहीं होता। देखो अभी मैंने आपको बताया, जो दूरी है आप ऐसे कैसे भी चल लो, ये सब क्या है, दूरी है। लेकिन विस्थापन का मतलब है आप ऐसे चले, आपको पता है कि एक दिशा, इस दिशा में जाना है आपको, है ना, तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे, विस्थापन। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बार बार मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, हिंदी या इंग्लिश में अगर मैं बोलता हूँ तो आप अपने हिसाब से समझते रहेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको दोनों के बता दिए हैं। जबकि विस्थापन में दिशा का महत्व होता है। तो देखो मान लो पेपर में आपसे पूछ ले दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, यह एक वेक्टर। दूरी में आप क्या लिखेंगे, यह एक स्केलर राशि है और इसकी दिशा नहीं होती है। और विस्थापन में आप क्या लिखेंगे, यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है। दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। दूरी का मतलब क्या है, आप मान लो यहाँ से यहाँ चले, तब भी आप थोड़ा बहुत चले। अगर आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कहें तो आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि आप -2 किलोमीटर चलकर आए हैं। आप बताएंगे 2 किलोमीटर चलकर आए हैं या 1 किलोमीटर चलकर आए हैं। जबकि जो आपका विस्थापन है, विस्थापन क्या हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है। उदाहरण देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, आखिर किन किन को हम दूरी या विस्थापन कह रहे हैं। देखो आ गया, यदि आप 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, बना लेंगे इसको, चलो बनाते चलें साथ के साथ। इसने कहा है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं, मान लो ये चल दिए, हम यहाँ थे, यहाँ से हम 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिए, ये चल दिए, और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं। अरे अब इसी लाइन पर वापस आना है, मान लेते हैं इसी लाइन पर हम वापस आ गए। अब 3 किलोमीटर हम यहाँ से वापस आ गए, ठीक है जी। फिर चलते हैं, तो आपकी दूरी 8 मीटर होगी। क्या होगी, इसको समझो, यानी कि आप कितना चले, पहले आप 5 चले, फिर आप 3 चले, तो आप टोटल कितना चल लिए, आप टोटल चले आप 8 किलोमीटर। चले या नहीं चले, आप कहेंगे यस सर। लेकिन आपका जो विस्थापन है वो क्या होगा, 2 मीटर होगा। कैसे, जैसे मान लो आप यहाँ खड़े थे, यहाँ से आप यहाँ तक चल कर गए 5 किलोमीटर, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ तक आप चल कर गए 5 किलोमीटर, ये चल दिए आपने 5 किलोमीटर, ये चल दिया, है ना। लेकिन आप 2 किलोमीटर फिर वापस आ गए, तो आप 3 ही किलोमीटर तो चले, तो इसको कहते हैं विस्थापन। यानी कि आपकी शुरू वाले पॉइंट से कितनी दूरी है, आप चले पहले 5 किलोमीटर, फिर आप 3 किलोमीटर वापस आ गए, तो आप मान लेते हैं यहाँ आ गए, तो आप शुरू में यहाँ थे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे तो कहेंगे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पूरा आप चले हैं, पहले 5 चले थे और फिर 3 चले हैं, तो टोटल आप कितना चले हैं, 8 चले हैं, ये क्या है आपकी दूरी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोनों चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला आ गया वेलोसिटी। क्या आ गया, वेलोसिटी के बारे में भी जान लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन की दर, यानी कि कोई भी जो वस्तु है उसकी दिशा में क्या चेंज आ रहा है, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, है ना। यह एक वेक्टर राशि है। कैसी राशि है, वेक्टर राशि है। तो आपने देखा जो हमारी दूरी थी वो हमारी स्केलर राशि थी, जबकि हमारी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर राशि। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका सूत्र क्या है,
वेग, यानी कि आप कितना चले कितने समय में, यही तो है। यानी कि विस्थापन में लिए गए समय को ही क्या कह देते हैं, वेग क्या है, विस्थापन में लिए गए समय का अनुपात ही वेग कहलाता है। तो मान लेते हैं कि आप डेल एक्स चले, डेल एक्स का मतलब क्या है, जो भी आप चले हैं अंतर, और डेल टी समय लिया। जैसे मान लो आप 5 किलोमीटर चले और आपने 1 घंटा लिया, तो अब जो निकल के आएगा वो हमारी क्या निकल कर आएगी, वेलोसिटी। चलने का मतलब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि सर इतना चले फिर इतना आगे, नहीं। यानी कि आपकी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है मैं वो कहना चाह रहा हूँ, यानी कि विस्थापन। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कह देते हैं, सॉरी वेग परिवर्तन नहीं, विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कह देते हैं, वेग कह देते हैं। अब हम जानेंगे वेग के प्रकार, यानी कि वेग जो है या वेलोसिटी जो है वो कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जान लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे। अब आ गया वेग के प्रकार, यानी कि वेग कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है औसत वेग। वस्तु के विस्थापन को समय से भाग करने पर औसत वेग प्राप्त होता है ना। यानी कि आपने जो भी विस्थापन चला और उसमें आपको कितना समय लिया उसको डिवाइड कर देंगे। दूसरा है तत्काल वेग। वस्तु के विस्थापन को समय से भाग करने पर तत्काल वेग प्राप्त होता है जब समय शून्य के बराबर हो, है ना। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं अभी, यानी कि जैसे मान लो आप बाइक चला रहे थे और आपने बाइक यहाँ से यहाँ तक चलाई, कभी आपकी स्पीड 20 रही, कभी आपकी स्पीड 30 रही, और आपको पहुँचने में लगे 2 घंटे। तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी औसत वेग क्या था, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, ये तो निकल कर आएगा आपका औसत वेग। लेकिन तत्काल वेग का मतलब क्या है, मान लो आप जब यहाँ रुकने वाले थे तब आपकी स्पीड 50 किलोमीटर थी, क्या थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका तत्काल वेग क्या होगा, आपका तत्काल वेग होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उस टाइम पे हम समय क्या ले रहे हैं, शून्य, जब समय शून्य के बराबर हो। तीसरा अब है इसकी विशेषता, यानी कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो वेग दिशा में परिवर्तन को दर्शाता है, अभी अभी हमने जाना भाई, यहाँ से यहाँ गए तो दिशा में परिवर्तन को दर्शा रहा है। मान लो यहाँ से यहाँ गए तो वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, यानी कि वेग के साथ साथ क्या हो रहा है, जब हमारा वेग परिवर्तित हो रहा है तो हमें क्या भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है। यानी कि हमें वेग में परिवर्तन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, समय की आवश्यकता पड़ेगी। और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक भी हमें पता चल गया कि इसका मात्रक क्या होता है। इसके कुछ उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण क्या क्या हैं, यदि एक वस्तु 10 मीटर उत्तर की ओर 2 सेकंड में चलती है ना, यानी कि पहले सिर्फ हमें दूरी दूरी रखी थी, इस बार समय उत्तर की ओर चली 2 सेकंड में, तो उसका वेग 5 मीटर उत्तर की ओर होगा। कैसे करा इसने क्या करा भाई, 10 को भाग दे दिया 2 से, तो कितना आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया भाई, इसने 10 को भाग दे दिया 2 से, तो क्या आया निकल कर, 5 आया। तो इसलिए क्या हो गया, इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, यदि एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है। अब दूसरे को देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर चल रही है। वृत्ताकार पथ का मतलब क्या है, ऐसा जैसे कि आपने नुमाइश वगैरह में देखा होगा, जो बाइक चलती है कुएं में, है ना, वो इसी की तरह चलती है और वापस अपने शुरुआती बिंदु पर आ जाती है, तो उसका औसत वेग 0 होगा, लेकिन तत्काल वेग हो सकता है। यानी कि देखो, जो दूसरा मैंने आपको बताया था, जैसे मान लेते हैं यहाँ से चलाना शुरू करा और घूम के क्या आया, घूम के यहीं आ गया, तो उसका औसत वेग निकालें तो क्या, क्योंकि औसत वेग के लिए हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि वस्तु अपनी शुरू वाली जगह से कितनी दूर गई है। लेकिन ये तो भाई घूम के अपनी शुरू वाली जगह पर ही आ गई, स्टार्टिंग वाली जगह पर ही आ गई, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल हटी नहीं। जब ये बिल्कुल नहीं हटी तो इसका औसत वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये चलकर जो आई है ये, तो यहाँ तो इसकी कुछ स्पीड होगी ना, तो स्पीड जो होगी उस स्पीड के हिसाब से जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, हमारा तत्काल वेग होगा। तो आप वापस हमने बिंदु पर आ जाती है तो उसका औसत वेग 0 होगा, लेकिन तत्काल वेग हो सकता है। ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एक सरल रेखा के साथ और एक समान गति, यानी कि हमें ये पढ़ना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग आ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के साथ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किस तरीके से कार्य करती हैं या क्या कैसे होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन, कौन सी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु एक समान वेग से एक सरल रेखा में चलती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। कैसे चल रही है, एक समान वेग से एक सीधी रेखा में, जैसे मान लो यहाँ से चल रही है और ऐसे एक सीधी रेखा में चलती
जा रही है। और यहाँ भी उसकी स्पीड अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ भी इसकी स्पीड, यानी कि जो स्पीड है, जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हैं और आपने यहाँ से चलानी स्टार्ट करी और आपने यहाँ तक चलाई, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी स्पीड बाइक की एक ही होनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। तो ऐसी को कहते हैं हम एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें वस्तु का वेग समय के साथ नहीं बदलता है। देखो वही बात आ गई ना, इसमें वस्तु का वेग क्या है, समय के साथ नहीं बदलेगा, यानी कि जो स्पीड शुरू में थी वो स्पीड आपको लास्ट तक रखनी पड़ेगी। अब हम जान लेते हैं इनके ग्राफ के द्वारा, हम इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ में एक समान गति एक सरल रूप में दिखाई किस प्रकार देती है। ठीक है, एक समान गति के लिए दूरी का और समय ग्राफ। देखो जैसे मान लो आपने ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। इधर इसमें समय दे रखा है, भैया, इधर ये समय है और ये आपकी दूरी है। अब समझ लेते हैं। देखो आपने क्या देखा, पहले 20 मिनट का समय दे रखा है, लेकिन ये आप इसको लगभग 7:15 के आसपास मानो। देखो इतना टाइम में इतनी चली है, फिर अगला टाइम भी इसने इतना लिया है और इतनी चली है, फिर अगला टाइम इसने इतना लिया है, इतनी चली है, अगला टाइम इसने इतना लिया है और इतनी चली है। तो आप क्या देख रहे हो, लगभग ये हर बार क्या है, एक समान रही है। कैसी रही है, एक समान। तो इस प्रकार जो ग्राफ बनता है उसे क्या कहते हैं, एक समान गति के लिए टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो मोशन कैसी ना हो, एक तरीके से ना हो, यानी कि स्पीड कभी, जैसे मान लो आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे, कुछ दूर तो आपने बाइक की स्पीड 20 रखी, फिर आपने 30 कर दी, फिर आपने 40 कर दी, तो बाइक की स्पीड क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो इस प्रकार के मोशन को कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब एक वस्तु एक समान औसत वेग रेखा में चलती है तो उसे असमान गति, जब कोई वस्तु एक असमान वेग का मतलब है जो समान नहीं है, चलती है, तो इसे असमान गति कहते हैं। इसमें वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो वस्तु है, यानी कि जो वस्तु है हमारे पास, वो समय के साथ क्या हो रही है, बदल रही है। जैसे आपने देखा पहली 10 मिनट मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अगले 10 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और अगले 10 मिनट क्या हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो अलग अलग समय में क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये ग्राफ दिखा रखा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। जैसे देखो पहले टाइम में तो इतनी गई, फिर अगले टाइम में इतनी चली गई, है ना, और फिर अगले टाइम में एक साथ कितनी बढ़ रही है। तो आप देख पा रहे हो कि हर बार, यानी कि टाइम तो इतना सही लिया लेकिन दूरी इतनी बढ़ गई, इस बार यहाँ चलेगी, इस बार यहाँ चलेगी, तो एक साथ क्या हो गया, बहुत तेज हो गई, है ना। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, नीचे वो ये आपकी दूरी समय दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है। नॉन यूनिफॉर्म का मोशन आ गया होगा ना, जैसे आप बाइक के एक्सीलेटर को एक साथ तेज कर देती तो हुन्न देसी एक साथ 0 से ऊपर को नहीं चढ़ जाता, वही है। अब हम जानते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, या इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या महत्व है, इसको किस तरीके से हम समझ सकते। एक समान गति के लिए ग्राफ में एक सरल रेखा होती है जो समय के साथ वस्तु की स्थिति को दर्शाती है। अभी दिखाया था आपको पीछे। असमान गति के लिए ग्राफ में एक वक्र रेखा होती है जो समय की स्थिति को, देखो आपने क्या देखा, एक समान में सीधी लाइन है, और जबकि असमान में क्या है, इस तरीके का कर्व बन रहा है, इस तरीके का कर्व। तो ये जो कर्व बन रहा है ये कैसा बन रहा है, कर्व बन रहा है, यानी कि सीधा नहीं है। और मैंने आपको कर्व मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया था, कर्व किसको कहते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, आपको अच्छे से पता होगा कि क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, एक कार जो एक समान वेग से एक सीधी सड़क पर चलती है वह एक समान गति का उदाहरण है। यानी कि कैसी कार, एक ऐसी कार जो समान वेग से एक सीधी रेखा में चलती है, वह एक समान गति का उदाहरण है। जैसे मान लो एक कार है और इस प्रकार चलती जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे, एक समान गति का उदाहरण। एक कार जो असमान वेग से एक सीधी सड़क पर चलती है, असमान गति का उदाहरण है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक कार की स्पीड थी 50 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कार की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर। इन 10 मिनट में 50 थी, इन 10 मिनट में 60 थी, और इन 10 मिनट में हो गई 70। तो आपने क्या देखा, अलग अलग समय में कार की दूरी क्या, स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार के वेग को क्या कहते हैं, असमान वेग कहते हैं। अब जो हमारा ये वेग और समय का जो ग्राफ होता है बेटा, ये वेग और समय का जो हमारा ग्राफ होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। जैसे पहले आपने देखा एक समान चाल के लिए समान वक्र ग्राफ, या वक्र या ग्राफ। तो आपने देखा, अब ये आप जो ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला आप क्या देख रहे हैं, समान समय में क्या चली है इसने, समान दूरी, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग। एक समान त्वरित गति के लिए वेग क्या है, देखो ये ऐसा है कि जैसे आप मान लो यहाँ से यहाँ तक चले तो इतनी दूर, इतना टाइम लिया तो इतनी दूरी, फिर इतना टाइम लिया
तो इतनी दूरी, फिर इतना टाइम लिया तो इतनी दूरी, एकदम सीधे चलते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक समान त्वरित के लिए क्या है, मान लो आपने इतना समय लिया तो आप इतना चले, है ना, इस प्रकार। फिर आपने अगले 5 मिनट लिए, फिर आप इतना चल गए, फिर आपने अगले 5 मिनट लिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो ये है किस प्रकार बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार बढ़ता जा रहा है। तो इन मान लो मैं यहाँ से और यहाँ तक का देखता हूँ, तो ये मुझे क्या दिख रहा है, यूनिफॉर्म तो दिख रहा है, लेकिन ये एक्सीलरेशन के साथ हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं हम, तो ग्राफ एकदम क्या होता जा रहा है। देखो ये भी सीधा है और ये भी क्या है, ऊपर वाला भी सीधा है, आपने देखा ये इस प्रकार सीधा था, और ये क्या है, ये इस प्रकार सीधा है। ठीक है, तो अंतर दोनों में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है असमान त्वरित गति के लिए ग्राफ। कौन सी गति के लिए, असमान गति अभी अभी हमने पीछे पढ़ी थी कि किस प्रकार की गति होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं वही वाली बात है कि अलग अलग समय में अलग अलग टाइप का बन रहा है। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हो, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। दूसरे वाले में और अच्छे से दिखेगा कि मान लो पहले तो स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड कम कर दी, फिर स्पीड बढ़ गई, फिर स्पीड कम कर दी। तो इस प्रकार ये कैसा बन रहा है, असमान त्वरण के लिए बन रहा है। तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब आ जाते हैं एक्सीलरेशन पर, त्वरण पर। जो आप बाइक का कहते नहीं है कि भाई बाइक का एक्सीलरेटर बढ़ा दो, यानी कि स्पीड जो बढ़ाते हैं बाइक की रेस देकर, तो जो रेस देना होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेट करना। तो एक्सीलरेटर के बारे में जान लेते हैं। एक्सीलरेशन त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को कहते हैं। मान लो आप यहाँ बैठे बाइक पर और आपने बाइक खड़ी थी आराम से, कोई स्पीड नहीं है बाइक की, लेकिन आपने एक साथ रेस दे दी तो बाइक चल गई। तो अब आपने जो रेस दे के जो परिवर्तन आया है उसकी स्पीड में, क्योंकि पहले स्पीड उसकी क्या थी, 0, अब मान लो अब हो गई उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 0 से जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा गई है, यही क्या है उसका वेग में परिवर्तन, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया नहीं आया। और जो चेंज आया है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। यह एक वेक्टर राशि है। कैसी राशि है, यह एक वेक्टर राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब त्वरण का सूत्र यहाँ दे रखा है। त्वरण बराबर क्या होता है, परिवर्तन में वेग में बटे समय, यानी कि देखो वेग को v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, v से, तो इसलिए क्या लिया है v। और टाइम को किससे t करते हैं, t से डिनोट करते हैं। टाइम को t से डिनोट करते हैं, इसलिए क्या लिया है, a = डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब हम पढ़ लेते हैं एक्सीलरेशन के प्रकार। एक्सीलरेशन के प्रकार भी हमें पता होना चाहिए। वही है औसत एक्सीलरेशन, वस्तु के वेग में परिवर्तन से भाग करने पर, जैसे स्पीड निकाली थी ऐसे ही कर देंगे। दूसरा है तत्काल, वस्तु के वेग में परिवर्तन को समय से भाग करने पर तत्काल त्वरण प्राप्त होता है जब समय 0 के बराबर हो। वही है पहले जैसा ही बिल्कुल अभी पीछे जो पढ़ाया था। त्वरण की विशेषता, त्वरण की क्या विशेषता है, त्वरण क्या दिखाता है, वेग में परिवर्तन को दिखाता है। जैसे 0 से आपकी स्पीड 50 हो गई थी, त्वरण समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। जैसे मान लो 0 से आप 50 पर गए, तो 0 से 50 होने में आपको 5 मिनट कुछ तो लगी होंगी ना, तो जो टाइम लगा है वो परिवर्तन होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक कार जो 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड पर 2 सेकंड में जाती है, यानी कि 10 थी, 10 से किस पर चली गई, 20 पर चली गई, तो उसका औसत त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। कैसे, इसको ऐसे निकाला, इसको कैसे निकाला, इसको ऐसे निकाला, 20 में से 10 को घटा दिया और 2 से भाग कर दिया, तो कितना आया, 10/2 यानी कि 5। तो ये क्या आ गया, इसका एक्सीलरेशन आ गया। आगे देखते हैं, इसको हटा देता हूँ, चलिए होगा। एक कार जो एक समान त्वरण से चलती है उसका तत्काल त्वरण भी समान होता है। तत्काल त्वरण भी उसका कैसा होता है, समान होता है। तो बेटा ये उम्मीद है मुझे आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को एक ही चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ तो वीडियो लेंथी हो जाती है, फिर आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं बोरिंग रहता है। तो हम ध्यान रखेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप पर्सनली मुझसे स्कूल में आकर भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।